आज जब हम टोनी क्रूस को देखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, एब्सोल्यूट लेजेंड। एक ऐसा मिडफील्डर जो फुटबॉल हिस्ट्री का एक यूनिक चैंपियन है, एक वर्ल्ड कप विनर, 6 टाइम चैंपियंस लीग विनर, काउंटलेस डोमेस्टिक ट्रॉफीज और एक माइंड ब्लोइंग स्टैट। दुनिया के पूरे फुटबॉल हिस्ट्री में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके पास वर्ल्ड कप भी है और कम से कम 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स भी, और वो प्लेयर है टोनी क्रूस। लेकिन जब हम ये सारी ब्राइटनेस देखते हैं तब हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भूल जाते हैं। एक वक्त था जब जर्मनी एंड इनफैक्ट बायर्न म्यूनिख उन्हें अंडर वैल्यू, अंडर पे एंड बॉर्डर लाइन डिसरिस्पेक्ट कर रही थी। अब आप खुद सोचिए कि इतने इनक्रेडिबल फुटबॉल आईक्यू वाले प्लेयर को ये ओपनली बोल दिया गया था कि तुम वर्ल्ड क्लास नहीं हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका स्टाइल फ्लैशी नहीं था, उनकी पेस स्प्रिंट बेस्ड नहीं थी और उनकी गेम एस्थेटिक्स रोनाल्डिनियो और ओजिल जैसी हाईलाइट रील अपील नहीं रखती थी। 17 साल की उम्र में ही क्रूस का गेम किसी मैच्योर 27 ईयर ओल्ड ऑर्केस्ट्रा कंट्रोलर की तरह लगता था। पासिंग फ्लॉलेस, विजन अनरियल, गेम रीडिंग एलीट और कंपोजर आइस कोल्ड। पर पेस ऑर्डिनरी और फिजिकलिटी नॉर्मल होने के चलते लोग उन्हें इग्नोर करते थे। 2007 अंडर 17 वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्डन बॉल जीता, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर रहे और गोल्डन बूट लिस्ट में भी टॉप 3 में आए। फिर भी उस साल बेस्ट वंडर किड्स की लिस्ट में उनका रैंक सिर्फ 27 दिया गया। उनसे ऊपर फ्लैशी, ड्रिबल हैवी, सोशल मीडिया फ्रेंडली प्लेयर्स को रखा गया, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में अक्सर चमक सबसे पहले नोटिस होती है और सब्सटेंस बाद में। बायर्न के साथ उनका डेब्यू इंपैक्टफुल था। 17 साल 265 डेज की एज में क्लोजा को एक स्टॉपेज टाइम असिस्ट, टीम को मैच बचा दिया और सिर्फ यही नहीं, फिर डायरेक्ट फ्री किक से मैच विनर। पर बायर्न बोर्ड की तरफ से कोई भी स्पेशल प्रेज नहीं आई, उन्हें एक और अकेडमी किड की तरह ट्रीट किया गया। बायर्न ने उन्हें डेवलप करने की जगह सीधा लोन पर बायर लेवरक्यूजन भेज दिया। जर्मनी अंडर 21 यूरोज 2009 के स्क्वाड से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, जबकि उनका यूथ रिकॉर्ड इनसेन था। हर स्टेज पर जैसे एक मैसेज दिया जा रहा हो कि तुम स्पेशल नहीं हो। अब यहां पर कोई भी गिव अप कर देता, लेकिन क्रूस का स्टाइल अलग था। ईगो ड्रिवन नहीं, सेल्फ पिटी नहीं, बस क्वाइटली काम करते रहना। जब ह्यूप हाइंकीस बायर लेवरक्यूजन के मैनेजर बने, उन्होंने इंस्टेंटली समझ लिया कि ये लड़का फुटबॉलिंग लग्जरी नहीं, फुटबॉलिंग नेसेसिटी है, और इसी वजह से क्रूस को स्टार्टिंग 11 दिया गया, फ्रीडम दी गई और यहां से एक प्रिसिजन स्नाइपर दुनिया के सामने आया। क्रूस फ्लैशी ड्रिबलर नहीं थे, पर जब उनके पैरों में बॉल होती थी पूरा मैच उनके टेम्पो पर चलने लगता था। शॉर्ट पासिंग सर्जिकल, पोजिशनल अवेयरनेस वर्ल्ड क्लास, स्पेस का मैनेजमेंट प्रोफेसर लेवल का और टाइमिंग एकदम नीडल थ्रेडिंग जैसा। एक फेज आया जहां सिर्फ 5 मैचेस में क्रूस ने 5 गोल्स और 4 असिस्ट दिए। बैक टू बैक दिसंबर और जनवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स जीते और जर्मन मीडिया को तब फील हुआ कि ये प्लेयर कोई कैजुअल प्लेयर नहीं है, ये एक जेनरेशनल कंट्रोलर है। लोन के एंड पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो बायर्न वापस जाएंगे और स्टार्टर बनने के लिए लड़ेंगे, और डेस्टिनी भी वैसे ही अलाइन हुई, क्योंकि यूप हाइंकीस बायर्न के मैनेजर बन गए और नेचुरली उन्होंने क्रूस को टीम के सेंट्रल पीसेस में काउंट किया। क्रूस को स्नाइपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे एक स्नाइपर को भागना नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक परफेक्ट एंगल, एक परफेक्ट टाइमिंग और सिर्फ एक ही बुलेट से पूरा सीन बदल देता है। वैसे ही क्रूस फ्लैशी नहीं दिखते, पर उनके एक पास से मैच के स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर शिफ्ट हो जाता है। उनकी लो पास ट्रैजेक्टरी, परफेक्ट स्पीड, परफेक्ट वेट और परफेक्ट एंगल के साथ डिफेंसिव लाइंस को स्लाइस करती थी। लोग उन्हें क्वार्टर पास टोनी, साइड पास स्पेशलिस्ट बोलकर बोर समझते थे, पर जो लोग टैक्टिकल फुटबॉल को ट्रूली समझते हैं वो जानते हैं कि साइडवेज पासिंग ही ओपोनेंट्स को स्ट्रेच करते, ब्लॉक को थकाते और फाइनल अनलॉक के लिए स्पेस बनाते हैं। श्वाइनस्टाइगर के साथ उनकी मिडफील्ड पार्टनरशिप एलिगेंट थी। श्वाइनस्टाइगर डिफेंसिव बैलेंस और लीडरशिप, मुलर स्पेस क्रिएशन और केओस मूवमेंट, और फिर उनके बीच में टोनी क्रूस, प्योर ऑर्केस्ट्रेशन का कंडक्टर। सिर्फ 22 साल की एज में क्रूस ने 51 मैचेस खेले, 7 गोल्स और 19 असिस्ट दिए और बायर्न को 2012 के चैंपियंस लीग फाइनल तक ले गए, जहां पर
पेनल्टी हार्ट ब्रेक हुआ। नेक्स्ट सीजन हाइंकीज ने उन्हें एक डीपर रोल दिया, जहां वो 3 मैन मिडफील्ड का ब्रेन बन गए। बायर्न अनस्टॉपेबल थी, ट्रेबल पुश पर थी, पर यूवेंटस के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स में क्रूस इंजर हो गए। सीजन के लास्ट फेज में बायर्न ने ट्रेबल जीत लिया, बुंदेसलीगा, डीएफबी पोकाल, चैंपियंस लीग, और एक नैरेटिव ऐसा चल पड़ा कि क्रूस के बिना भी ये सब चल गया। लेकिन सच तो ये था कि सीजन के मेजॉरिटी पार्ट में मिडफील्ड का रियल ब्रेन क्रूस ही थे। फिर आया सबसे इंसल्टिंग चैप्टर। बायर्न ने मारियो गोत्जे को मैसिव हाइप के साथ साइन किया। उनकी वेजेस एलीट लेवल की थी, मीडिया सर्कस पूरा गोत्जे के अराउंड ही था, और क्रूस जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे उनको सैलरी वाइज पीछे रखा गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पर क्रूस ने अपनी वेजेस थोड़ी फेयर मांगी, जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्ले मेकर के लिए उस टाइम पर 10 मिलियन के आसपास थी, तब रिपोर्टेडली बायर्न के सीईओ ने कहा, वी विल नॉट पे यू मोर बिकॉज यू आर नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अब इमेजिन करिए, एक ट्रेबल कंटेंडर सिस्टम के कोर आर्किटेक्ट को ये सेंटेंस सुनना पड़ता है। बायर्न ने उन्हें सिर्फ 6.5 मिलियन का प्रपोजल दिया, और क्रूस को समझ में आ गया कि उनको यहां पर अब कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। फिर आया 2014 वर्ल्ड कप, जहां जर्मनी के मिडफील्ड का इंजन क्रूस ही थे। हर मैच स्टार्ट, टेम्पो कंट्रोल, ट्रांजिशन सब कुछ उनसे ही चलती थी। और ब्राजील के खिलाफ उस आइकॉनिक 7-1 डिमोलिशन में क्रूस ने 2 गोल्स मारे थे और 1 असिस्ट दिया था, और उस मैच के वो मैन ऑफ द मैच रहे थे, और ये पूरा मैच उनके नाम पर ही रिकॉर्ड हुआ। ब्राजीलियन मीडिया ने उनका निकनेम रखा गार्सोन, जिसका मतलब होता है वेटर, क्योंकि वो स्ट्राइकर्स को प्लेट पर गोल सर्व कर रहे थे। परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से उन्होंने टूर्नामेंट की हाईएस्ट रेटिंग ली, इवन मेसी से ऊपर। पर जब जर्मनी ट्रॉफी लिफ्ट करती है, स्पॉटलाइट ज्यादा जाता है लाम, नॉयर, श्वाइनस्टाइगर, मुलर और गोट्जे पर। क्रूस फिर से एक साइलेंट आर्किटेक्ट बनकर रह जाते हैं। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद उन्होंने बायर्न परमानेंटली छोड़कर रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया, और जर्मनी में इसका रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ बोल रहे थे बोरिंग, तो कुछ बोल रहे थे रिप्लेसेबल। पर रियल मैड्रिड में पहले ही सीजन से ये क्लियर हो गया कि जर्मनी कभी समझ ही नहीं पाई कि उनके पास क्या खजाना था। रियल मैड्रिड में उन्हें फाइनेंशियल रिस्पेक्ट, टैक्टिकल ट्रस्ट और ड्रेसिंग रूम अप्रिसिएशन मिला। लूका मॉड्रिच के साथ उन्होंने फुटबॉल हिस्ट्री का आज तक का मोस्ट एलिगेंट डुओ बनाया। उनकी पासिंग एक्यूरेसी 10 स्ट्रेट सीजन्स तक 90% के ऊपर रही, और ये सेफ पासेस से नहीं बल्कि चैंपियंस लीग नॉकआउट्स, अवे गेम्स, प्रेसिंग ट्रैप्स के बीच वर्टिकल बुलेट्स और टेम्पो स्विचेस से आई थी। क्रूस वो रेयर मिडफील्डर हैं जिनका गेम पावर या पेस से नहीं, प्योरिटी से डिफाइन होता है। जब स्लो करना हो तो स्लो, जब एक्सेलरेट करना हो तो एक्सेलरेट, और जब एक पास से पूरा मैच तोड़ देना हो तो एक ही सर्जिकल बॉल काफी होती है। आज जब क्रूस अपनी पीक पर रिटायर हो चुके हैं, एंड माइंड यू अपनी मर्जी से एक और चैंपियंस लीग रन के बीच फेयरवेल देकर, तो एक बात 200% क्लियर हो चुकी है। अगर आप फुटबॉल के ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स की लिस्ट बनाओगे जिसमें चावी, इनिएस्टा, मॉड्रिच, अलोंसो और डे ब्रुयने आते हैं, तो टोनी क्रूस बिल्कुल उनके साथ या जस्ट उनसे ऊपर ही खड़े होते हैं, उनके पीछे तो बिल्कुल नहीं। बायर्न ने क्रूस की रियल वैल्यू कभी नहीं समझी। जर्मनी ने उनका ब्रिलियंस कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट किया, पर रियल मैड्रिड ने उन्हें वो रिस्पेक्ट दिया जिसके वो हकदार थे। और जब हम मॉडर्न मिडफील्ड मास्टर क्लास की बात करेंगे, एक ही इमेज सामने फ्लैश होगी। व्हाइट किट में नंबर 8, स्लीव्स डाउन, हेड अप, कोल्ड कंपोजर, और बॉल क्वाइटली उनके पैरों से निकलकर मैच को उनके रिदम पर चला रही होगी। यही है टोनी क्रूस। बिना नॉइस, बिना ड्रामा, सिर्फ प्योर क्लास के साथ फुटबॉल को एफर्टलेस बना देने वाला।